प्रस्तुत है धारावाहिक हिंसा को नो। स्मार्ट के सहयोग से रेडियो धूम की प्रस्तुति हिंसा को नो। सुनो, समझो, चुप्पी तोड़ो और बोलो हिंसा को नो। रेडियो धूम सुनने वाले सभी श्रोताओं को माया का नमस्कार। श्रोताओं, हमारा भारतवर्ष एक संपन्न परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों का देश है, जहां महिलाओं का समाज में प्रमुख स्थान है। ये बात सदियों से कही और सुनी जा रही है, पर सवाल ये है कि इस बात को समाज मानता या स्वीकारता किस हद तक है। महिलाओं की भागीदारी, भूमिका और समानता पर उठ रहे सवालों और उसके प्रति जागरूकता की ओर एक छोटा सा प्रयास है धारावाहिक हिंसा को नो। धारावाहिक हिंसा को नो का उद्देश्य है महिलाओं को घरेलू हिंसा के प्रति जागरूक करना एवं महिलाओं और पुरुषों को एक दूसरे के प्रति संवेदनशील बनाना। तो श्रोताओं, प्रस्तुत है धारावाहिक जिसका नाम है हिंसा को नो। साथियों, कार्यक्रम हिंसा को नो में आज की कहानी केंद्रित है किरण की चचेरी बहन ममता पर। ममता, जिसका विवाह 2 वर्ष पहले ही हुआ था। पास के ही गांव में एक अच्छा परिवार देखकर ममता के पिता ने उसका हाथ रवि को दे दिया। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ माह के बाद ही ममता के दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आने लगी। पहले तो उसे ऐसा लगा कि शायद उसके प्रयास से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ममता के बहुत प्रयास के बाद भी उसकी समस्याएं थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। बात बात पर डांट खाना, मार खाना, अपमानित होना जैसे ममता के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका था। एक दिन हिम्मत करके ममता ने अपनी परेशानी अपनी माँ को बताई, तो माँ ने भी यही समझाया कि कुछ दिन सही समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। समय बीतता गया और ममता का जीवन बद से बदतर होता चला गया। एक दिन उसकी माँ को फोन आया कि ममता बीमार है। उसकी माँ बदहवास होकर बेटी के ससुराल जाने की तैयारी करने लगी और कुछ दिनों के बाद ससुराल वालों की अनुमति से ममता को अपने घर लेकर आ गई ताकि वो कुछ दिन आराम कर सके। ममता के जीवन में जो कुछ भी चल रहा था उसकी जानकारी मायके में केवल उसकी माँ को थी और किसी को भी ये पता नहीं था। कुछ दिनों बाद वो दिन भी आ गया कि अब ममता को वापस अपने ससुराल जाना है। आज वो अपने ससुराल जा रही है और घर के सभी लोग उससे मिलने आए हैं। किरण भी अपनी बहन से मिलने आज उसके घर आई हुई है। अरे ममता, देख तुझसे मिलने कौन आया है। तेरी बहन और तेरे चाचा आए हैं। चाचा जी प्रणाम। अरे बिटिया, खुश रहो। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? जी पहले से बेहतर है। चलो अच्छा है बेटा, भगवान की कृपा से तबीयत में सुधार तो है, और क्या चाहिए भला। बिटिया अपने ससुराल में खुश रहे, इससे ज्यादा माता पिता को और क्या चाहिए होता है ना किरण बिटिया? हाँ पिताजी, वो बात तो है, पर क्या बिटिया? कुछ नहीं चाची, आप यहाँ बैठिए। मैं और ममता कमरे में जा रहे हैं। अपनी बहन से जी भर के मिल तो लूं। और हाँ चाची, आज तो आपके हाथ की अदरक वाली चाय पीनी है मुझे। अरे हाँ किरण, क्यों नहीं, मैं चाय बनाती हूँ, तुम ममता के साथ बैठो। चलो ममता, हम वहाँ बैठते हैं उस कमरे में। ममता का चेहरा देखकर किरण को आभास हो गया था कि बात केवल तबीयत की नहीं है। हर वक्त खिलखिलाने वाली ममता का मुरझाया हुआ चेहरा बहुत कुछ कह रहा था। ससुराल वापस जाने का भय उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। यही कारण है कि किरण ने ममता से अकेले में बात करना उचित समझा और दोनों ममता के कमरे में चले गए। ममता, अब कैसी है तबीयत तुम्हारी? ठीक है दीदी। पर ममता, हुआ क्या था तुम्हें? कुछ नहीं दीदी, बस मन अच्छा नहीं लग रहा था। हर वक्त
सिर्फ चिंता सताती थी, न जाने किस बात की चिंता। पर मन दुखी ही रहता था। न भूख लगती थी, न प्यास, और न ही नींद आती। पूरी रात यूं ही जागती रहती थी। फिर सुबह उठकर घर का पूरा काम। घर में इतने सदस्य हैं, लेकिन फिर भी अकेलापन सताता था। ऐसा लगता था कि मैं एकदम अकेली हो गई हूँ। कोई नहीं है जो मुझे सुने, समझे या फिर मेरा साथ दे। ममता, क्या अब भी तुम्हें ऐसा ही लग रहा है? हाँ दीदी, अब भी ऐसा ही लग रहा है। ममता, तुम सच सच बताओ, क्या तुम्हें वापस अपने ससुराल जाने का मन है? चुप क्यों हो? क्या बात है? कोई बात है जो तुम हम सबसे छिपा रही हो? नहीं तो दीदी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ममता, तुम कुछ और कह रही हो, पर तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा कुछ और ही कह रहा है। मैं तुम्हारी बड़ी दीदी हूँ, बताओ क्या हुआ है? दीदी, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ममता, रो नहीं। लो, पहले ये पानी पियो और शांति से बैठो और पूरी बात मुझे इत्मीनान से बताओ। आखिर हुआ क्या था? दीदी, शादी के बाद शुरुआत में सब ठीक था, फिर धीरे धीरे सब कुछ बिगड़ने लगा। पहले मुझे बात बात पर मेरी सास ताने मारती थी, फिर इनसे मेरी शिकायतें करने लगी। ताने? शिकायतें? पर कैसी शिकायतें? कभी ये कहकर कि तुम दहेज में कुछ नहीं लाई, तो कभी ये कहकर कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तो कभी ये कहना कि तुम मेरे बेटे के लायक ही नहीं हो। कई बार तो झूठी शिकायतें करके मुझे मेरे पति से मार भी खिलाया गया है। और भी बहुत कुछ दीदी, मैं क्या बताऊं आपको। नहीं ममता, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं सब समझ गई हूँ कि तुम्हारे साथ वहाँ क्या क्या हुआ है। क्या तुमने ये सब बातें किसी और को नहीं बताई? मैंने एक दिन हिम्मत करके चुपके से माँ को फोन पर सब बताया था। तो क्या उन्होंने कुछ नहीं कहा? यही कि तू अभी चुप रह, शांत रह, थोड़ा सहना भी तो पड़ता है। समय के साथ साथ धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बस ममता, यही कारण है कि ज्यादातर लड़कियां शादी के बाद दुखी रहती हैं। क्या कारण दीदी? ममता, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, उसे घरेलू हिंसा कहते हैं। ये समस्या चुप रहने से और बढ़ती है और बढ़ती ही जाती है। यही हुआ है तुम्हारे साथ। हिंसा? लेकिन दीदी, वो सब तो मेरे अपने हैं ना। जब घर के लोग अत्याचार करें, दुख दें, तो उसे ही तो घरेलू हिंसा कहते हैं ममता। और फिर तुम्हारे साथ तो हर प्रकार से हिंसा की जा रही है। ताने मारना, मारना पीटना, यानी कि शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, सब कुछ। क्या ताने मारना भी हिंसा है? हाँ ममता, अपशब्द कहना, गालियां देना, ताने मारना, ये भावनात्मक हिंसा है। और मारना पीटना, हमला करना शारीरिक हिंसा है। इसके अलावा आर्थिक रूप से पूरा नियंत्रण अपने हाथ में रखते हुए किसी को मोहताज करना, आधारभूत जरूरतों की पूर्ति नहीं करना, ये आर्थिक हिंसा है। और जब अपना ही पार्टनर या पति पत्नी की इच्छा बिना बलपूर्वक संबंध बनाने का प्रयास करे ना, तो वो भी हिंसा है। और ममता, इसे यौन हिंसा कहते हैं। क्या सचमुच ये भी हिंसा है दीदी? हाँ ममता, हिंसा है। महिलाएं अक्सर यही सोचती हैं कि पति का पत्नी पर पूरा अधिकार है, वो सब कुछ कर सकता है, पर ऐसा नहीं है। पत्नी भी इंसान है, कोई बेजान खिलौना नहीं है ममता। हाँ दीदी, ये बात तो सही है। और पता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे समाज में सदा से लड़कों को लड़कियों की तुलना में हर बात पर अधिक आंका जाता है। वहीं लड़कियों को लड़कों से कमजोर समझा जाता है। इसे लिंग आधारित हिंसा कहते हैं। और ये लिंग आधारित हिंसा ही महिला और पुरुष के बीच में एक बड़ी दीवार खड़ी करता है। पर ये लिंग आधारित हिंसा आखिर होती क्यों है दीदी? ममता, इसका सबसे मुख्य कारण है परिवार में पितृसत्ता।
पितृसत्ता यानी घर पर पिता या पुरुष वर्ग ही मुखिया होता है। महिला की घर में कोई विशेष भूमिका नहीं होती। उसका जीवन तो चूल्हा चौका तक ही सीमित रहता है। ऐसी सामाजिक मान्यताएं जिसमें पुरुष को अधिक सक्षम समझा जाता है। ऐसी कई सांस्कृतिक पारंपरिक प्रथाएं भी हैं और सामाजिक रूढ़ियां भी हैं, जैसे लड़के पढ़ेंगे और लड़कियां जो है वो घर का काम सीखेंगी। लड़कियों को घर के महत्वपूर्ण निर्णय में शामिल करना जरूरी नहीं है। बच्चे पालने का पूरा जिम्मा केवल महिलाओं का है, पुरुषों का नहीं है। और भी कई ऐसी धारणाएं हैं। ये सब लिंग आधारित हिंसा के मूल कारण है। दीदी, आखिर क्या किया जाए? घर वालों के खिलाफ कदम तो नहीं उठाया जा सकता ना? ऐसे में समाज हमारा बहिष्कार करता है, लोग तिरस्कार करते हैं ऐसे लोगों का जो अपनों के खिलाफ कुछ कहता है। यही तो बात है ममता। ऐसा करके समाज ने हिंसा को बढ़ावा देने के रास्ते खुद ही खोल दिए हैं। ऊपर से पीड़ित को अपने अधिकारों से संबंधित कानूनी जानकारी का अभाव भी एक कारण है। और सबसे पहले तो हमें अपने दिमाग से ये बात पूरी तरीके से निकाल देनी पड़ेगी ममता, कि जब हम आवाज उठाएंगे तो दुनिया क्या कहेगी। दीदी, अगर कानूनी जानकारी हो भी तो क्या करेंगे उस लड़ाई को लड़ने के लिए? बेघर हो जाना पड़ेगा, पैसे कहाँ से आएंगे? क्या करेंगी वो लड़कियां जो पूरी तरह से निर्भर हैं? ममता, इसे ही तो आर्थिक निर्भरता कहते हैं। इसीलिए मैं तो हर लड़की से यही कहती हूँ कि स्वयं को किसी पर आश्रित न होने दें। और रही बात कानूनी प्रक्रिया में खर्च की, तो इसमें महिलाओं के लिए कई व्यवस्था की गई है। ममता, परिवार और समाज ने घरेलू हिंसा को एकदम सामान्य बना दिया है, जैसे हिंसा कुछ है ही नहीं। लड़कियों को हमेशा यही समझाया जाता है कि कुछ तो सहना ही पड़ता है। और ऊपर से हमारे कानूनों और न्याय प्रणाली का कमजोर क्रियान्वयन भी एक मुख्य कारण है। हाँ दीदी, ये भी सही कहा आपने। मैंने भी देखा है, न्याय पाने के लिए लोग वर्षों कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं। ममता, हिंसा को बढ़ावा देने वाले चाहे कितने भी कारण हो, पर इसके खिलाफ आवाज उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंसा का प्रभाव जीवन में लंबे समय तक रहता है। इससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम होते हैं। अब देखो ना, तुम तो इतने दिनों से अपने घर में हिंसा को सह रही थी और आखिरकार बीमार हो गई। और जो तुम महसूस कर रही हो ना, जैसे कि तुम कह रही थी कि तुम्हें अकेलापन लगता है, घर में इतने सदस्य हैं फिर भी लगता है कोई नहीं है, इसे ही तो अवसाद कहते हैं। यानी तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा परिवारों में अंतर पीढ़ीगत आघात, आर्थिक उत्पादकता और क्षमता की हानि, समाज में विश्वास और सुरक्षा का ह्रास भी होता है। यानी महिलाएं धीरे धीरे मन में ये बात घर कर लेती हैं कि उन्हें ये सब कुछ तो सहना ही पड़ेगा। और पता है, ये प्रभाव कुछ दिनों या सप्ताह तक नहीं बल्कि लंबे समय तक रहता है। तो फिर दीदी, इससे बचने का आखिर क्या रास्ता है? ममता, इससे बचने का केवल एक ही रास्ता है, और वो है हिंसा के खिलाफ कदम उठाना, रिपोर्ट करना, कानूनी मदद लेना और इसमें आने वाली सभी बाधाओं को पार करते हुए अपने लिए आवाज उठाना। बाधाएं? किन बाधाओं की बात कर रही हो आप दीदी? बाधाएं यानी कि जैसे कि तुमने कहा कि लोग क्या कहेंगे, जिसे हम कहते हैं कलंक और सामाजिक बहिष्कार का डर, परिवार और समुदाय द्वारा चुप रहने का दबाव, वित्तीय अस्थिरता और स्वतंत्रता की कमी, सुरक्षित स्थानों और पर्याप्त समर्थन प्रणालियों की अनुपलब्धता और परिवर्तन को बढ़ावा देना और समाधान खोजना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। समाधान खोजना? मैं समझी नहीं दीदी। यानी जब व्यक्ति के व्यवहार में नकारात्मक परिवर्तन होने लगता है ना, तो हम चुप रहकर उसे बढ़ावा देते हैं और स्वयं ही उसका समाधान खोजने लगते हैं। हाँ दीदी, आज तक मैंने जो कुछ भी झेला है उसका कारण मेरी चुप्पी ही है। और ये समस्या सिर्फ तुम्हारी समस्या नहीं है ममता, ये पूरे समाज की समस्या है। और इसके लिए जरूरी है लैंगिक समानता और सम्मान पर खुले तौर पर बातचीत हो, समुदायों की सहमति, समानता और अहिंसा के महत्व पर लोगों को शिक्षित करना, पीड़ितों को परामर्श देना, कानूनी सहायता देना और पुनर्वास के माध्यम से समर्थन देना।
कानूनों और नीतियों के सशक्त क्रियान्वयन की वकालत की भी जरूरत है। और इससे भी ज्यादा जरूरी है पुरुषों और लड़कों को हिंसा मुक्त समाज बनाने में शामिल करना। ऐसा करके ही इस दिशा में कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। हाँ दीदी, और मैंने सुना है कि आपने इसके लिए बहुत प्रयास किए हैं। इस गांव में अब बदलाव आने लगा है। अब लड़कियां खुल के बोलने लगी हैं और पुरुष भी अब समझने लगे हैं। हाँ ममता, बिल्कुल सही सुना है तुमने। और आज जो मैं तुम्हें ये सब बातें बता रही हूँ ना, वो इसलिए कि तुम भी इस हिंसा के चक्र से स्वयं को बाहर निकालने का प्रयास करो। घर में अपनी बात रखने का प्रयास करो। मारपीट तो बिल्कुल नहीं सहना है। और यदि आपातकालीन स्थिति लग रही है ना, तो 112 नंबर पर कॉल करके तुरंत मदद मांगनी है। चुप रहकर अपनी तबीयत और जीवन मत बिगाड़ो। हाँ दीदी, सही कह रही हो। अब अगर कोई तकलीफ होगी तो चुप नहीं रहूंगी। लेकिन क्या इस समस्या का कोई समाधान नहीं है? क्या हमेशा महिलाओं और लड़कियों को ही ऐसे सहना पड़ेगा? नहीं ममता, इंसान को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। एक ना एक दिन समाज में परिवर्तन आएगा और हमारे समाज में भी महिलाओं का समान सम्मान होगा। इसके लिए सबसे पहले समुदाय से पितृसत्ता को समाप्त करना होगा और सभी क्षेत्रों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना होगा। सभी लिंगों को समान अधिकार, अवसर और गरिमा प्रदान करना भी जरूरी है। हम सबको मिलकर एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देना है जहां हिंसा को न सहा जाए और न ही सामान्य माना जाए, जहां हर व्यक्ति कहे हिंसा को नो। और ममता, तुम्हें भी यही कहना है, हिंसा को नो। तो साथियों, ये थी कहानी ममता की। उम्मीद है कि आप सभी को ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और सभी बातें जो किरण ने बताई समझ आई होंगी। श्रोताओं, इस विषय या इस कार्यक्रम के संबंध में आप साथियों की कोई सलाह हो तो आप हमें हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ रेडियो धूम के व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7024142316। तो श्रोताओं, मिलेंगे अगली कड़ी में आशा और किरण के जीवन से जुड़ी अगली कहानी लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। स्मार्ट के सहयोग से रेडियो धूम की प्रस्तुति हिंसा को नो। सुनो, समझो, चुप्पी तोड़ो और बोलो हिंसा को नो।